Welcome to MediJai classes. This is fifth lecture of class 12 physics, chapter number 2nd. Name is electrical potential and capacitance. Okay. Now in this lecture we will start from combination of capacitor. ठीक है, कैपेसिटर को कितने डिफरेंट वे में हम उसको अरेंज कर सकते हैं. तो एज वी ऑल नो कि कैपेसिटर्स को दो तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, जनरली तीन तरीका होता है, बट दैट थर्ड वे इज नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी. उसको मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं. ठीक है, दो टाइप से कंबाइन करते हैं कैपेसिटर को, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसके अलावा एक थर्ड कॉम्बिनेशन भी होता है, दैट इज कॉल्ड द मिक्स कॉम्बिनेशन, जो कि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है. ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ कंपटीशन. सो वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक नेम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. Okay, so there is two combination. First we will discuss is series combination. Okay, series combination of capacitor. So when two capacitor is said to be connected in series. तो देखिए, series combination of capacitor मतलब एक कैपेसिटर के बाद जस्ट दूसरा कैपेसिटर लगा हो. तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि दो कैपेसिटर लगा हुआ है. लेने को आप जितना मन है उतना ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके, लेट अस कंसीडर कि ये दो कैपेसिटर है. ओके, नाउ एज्यूम इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है. सो अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये प्लेट होगा निगेटिव, और ये प्लेट अगर पॉजिटिव है तो ये प्लेट हो जाएगा आपका निगेटिव. ठीक है, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या दिखाई दे रहा है कि एक कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ठीक है, या ऐसा भी हो सकता था कि इसको मैं निगेटिव लूं, इसको पॉजिटिव लूं. तो एक पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्टेड है. कहने का मतलब कि अगर अपोजिट टर्मिनल टू कैपेसिटर का अगर अपोजिट टर्मिनल कॉमन हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, then capacitor is said to be in series combination. So अगर टू कैपेसिटर की बात करो तो हम क्या लिख सकते हैं, टू कैपेसिटर is said to be connected in series if positive terminal of first capacitor is connected to negative terminal of other and vice versa. मतलब हुआ कि चेक करना हो कि सीरीज में कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है कि नहीं, तो चेक कीजिए कि एक का टर्मिनल दूसरे के अपोजिट से कनेक्टेड नहीं है. यानी पहला का पॉजिटिव लोगे तो दूसरा के निगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, पहला का अगर निगेटिव लोगे तो दूसरा के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए. देन आफ्टर तो ही उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. नाउ अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पाथ एक ही होता है और सेम पाथ में चार्ज कांस्टेंट होता है, एक ही होता है. यानी कैपेसिटेंस भले ही बहुत अलग अलग हो, यानी ये बहुत चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी रखता हो, ये बहुत कम चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता हो, बट जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो इन दोनों का चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, यानी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी तो उतना ही रहती है, लेकिन एक ही वायर होने के कारण से जो भी मान लीजिए जो सोर्स आपने लगाया है, जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो एक ही चार्ज दोनों में जाएगा. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू टू कैपेसिटर इज ऑलवेज सेम. एज्यूम कर लीजिए कि इन दोनों के क्रॉस जो चार्ज है वो आपका Q है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है. सो फ्लो ऑफ चार्ज क्रॉस फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं या
चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस each capacitor is same, ठीक है, यानी हर एक कैपेसिटर के क्रॉस में चार्ज का वैल्यू जो होगा कांस्टेंट, बट ड्यू टू द डिफरेंट कैपेसिटी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होंगे वो अलग अलग होगा। तो सीरीज में ध्यान रखने का है कि चार्ज जो होता है वो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो होता है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। ईच कैपेसिटर इज सेम बट वोल्टेज ड्रॉप across each capacitor is different, वोल्टेज जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है, ओके ना। अब हमने अप्लाई वोल्टेज कितना किया है V, और वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है V1 एंड V2। तो कभी भी अप्लाइड जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अप्लाइड वोल्टेज से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। So applied voltage will equal to the voltage drop across C1 capacitor which is V1 and C2 capacitor which is V2। यानी जो आप वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, बिकॉज एक ही पाथ है, पाथ सेम होता है तो चार्ज का वैल्यू फ्लो सेम होता है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कैपेसिटर कौन सा बड़ा है या कैपेसिटर कौन सा छोटा है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द दिस इज सेम। ऐसा ही टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 के सम के बराबर होगा। सो द अप्लाइड वोल्टेज क्या लेते हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर, देखिए क्या है कि वोल्टेज, अब फॉर्मूला क्या होता है C इक्वल टू Q बाय V, ओके। नाउ यहां से वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज हो जाएगा Q अपॉन C, यानी टोटल की बात करो तो मैं इसको मान लेता हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना है सर्किट में Q, टोटल वोल्टेज कितना V, यानी इन दोनों के बदले में अगर मैं एक कैपेसिटर यूज करना चाहूं तो मैंने उस कैपेसिटर को क्या माना है C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V का वैल्यू इतना हो जाएगा। नाउ अगर मैं V1 निकालूं तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 के क्रॉस चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना है C1, सो Q अपॉन C1। एंड बात करते हैं यहाँ पे तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा Q अपॉन C2, सो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, ओके। तो निकल गया आपका V1 एंड V2। अब क्या करने का, इस V1 और V2 को इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, ओके। सो इन तीनों का वैल्यू प्लेस कर दीजिए आप इस वाले इक्वेशन में, ओके। नाउ इसको हटा देते हैं। तो देखिए पहले ये प्रोसेस यहाँ तक, इसके बाद करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का मतलब हुआ दोनों कैपेसिटर के बदले अगर एक लगाना हो तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, ओके। Q कॉमन लेके कैंसिल होगा तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर दो है तो एक्चुअली में ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप 10th में देखा होगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर का तो क्या आता है आपका R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पे हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो ये आ गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, यानी रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में होता है ये इसमें सीरीज में आता है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाएगा कि ये कैपेसिटर कितना रखेंगे, ठीक है। मैं इससे कुछ क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। नाउ उसके बाद में ये तो दो कैपेसिटर था, अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो मतलब हुआ इफ n कैपेसिटर, और याद रखिएगा अगर दो कैपेसिटर को सॉल्व करना हो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू ये आएगा।
तो कभी भी दो कैपेसिटर को सॉल्व करना हो न्यूमेरिकल में तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या करने का, दो कैपेसिटर दिया, उसका प्रोडक्ट ऊपर और सम नीचे। मैंने सिर्फ इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया। इफ n कैपेसिटर C1 C2 Cn आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी तुमने क्या किया था, पर्टिकुलरली दो के लेके सॉल्व किया था, लेकिन अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तो क्या करेंगे, तो n कैपेसिटर कनेक्ट तो भी क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2 ऐसे करते जाइए 1/Cn। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का आ गया। वैसे ही आता आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। मैं एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि समझ आ जाए, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कैपेसिटर क्या है आपका, सीरीज में ये 2 है, ये 2 है। क्वेश्चन है इन दोनों के हटा करके अगर अपने को एक कैपेसिटर यूज करना है तो बताओ उसका वैल्यू क्या होगा। तो कई बार देख के लगता है 2 + 2 4, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जब सीरीज कनेक्ट किया था तो आंसर क्या आया था, रेसिप्रोकल। तो दो का तो बहुत आसान है, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 2 × 2 अपॉन इन दोनों का सम दैट इज 2 + 2, सो 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका यूनिट क्या था, आपका कैपेसिटर का यूनिट दैट इज फेराड। कैपेसिटर का यूनिट बताया था, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि कैपेसिटर का यूनिट जो होता है दैट इज फेराडे होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फेराडे। ये टॉपिक है अलग से ही, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटर की बात करो, सो इट इज मेजर्ड इन फेराडे, ठीक है। इसको फेराड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी आप सीधे बोल सकते हैं कि फेराड हम दिया था, लेकिन इसको मेजर करते हैं हम फेराड में और इंडिकेट करते हैं कैपिटल F से। नाउ फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, यानी एक 1 फेराड कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटर का प्लेट है और जो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका यूज ना करके इसका अलग यूज करना। सो सिंस फेराड इज वेरी बिग यूनिट, हेंस इसके बदले में हम माइक्रो फेराड, मतलब वह 10⁻⁻6 फेराड, मिली फेराड 10⁻³ फेराड, नैनो फेराड 10⁻⁹ फेराड, पिको फेराड दैट इज PF 10⁻12 फेराड। आपको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इसमें से ही दिखेंगे, क्योंकि फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। दैट्स वाई हम फेराड का डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। मिली फेराड, माइक्रो फेराड, पिको फेराड, ठीक है, नैनो फेराड, इस सब का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कैपेसिटेंस जो होंगे वो हमेशा ही माइक्रो, मिली, नैनो या पिको इसमें से ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। तो अगर मान लीजिए मैंने इसमें दिया है 2 माइक्रो फेराड एंड दिस इज 2 माइक्रो फेराड, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो फेराड। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि जैसे पहले हम 2 का लेते हैं, ओके, 2 कैपेसिटर का, फिर n का ले लेंगे, ओके। मान लीजिए ये C1 है एंड ये C2 है। नाउ
अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँ, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब देखिए, अब दो कैपेसिटर को अगर चेक करना हो कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो बहुत आसान है। जो दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उनके जो प्लेट्स हैं वो कॉमनली कनेक्टेड होगा। देखिए, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब हुआ अगर सेम टर्मिनल, अगर इफ सेम टर्मिनल इज कनेक्टेड विद ईच अदर, इसका मतलब है कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो डिफाइन की बात करूँ तो ऐसे कर सकते हैं, इफ टू, या ऐसे कर सकते हैं, टू कैपेसिटर इज said to be connected in parallel if same terminals are connected together। सेम टर्मिनल यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सेल है, ठीक है, इसका एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है। सीरीज में क्या था, चार्ज सेम था। वाई? बिकॉज वायर एक ही था। इसमें वायर दो है तो इसमें चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ Q अमाउंट ऑफ चार्ज गया तो इसमें एज्यूम कर लीजिए Q1 और इसमें एज्यूम कर लीजिए आपका Q2, बट वोल्टेज ड्रॉप जो है दोनों में सेम होता है। पैरेलल में 10 कैपेसिटर ही क्यों नहीं कनेक्टेड हो, ठीक है, सब में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा और जो आपका चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज पाथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए चार्ज भी अलग हो जाएगा। अगर यहीं से 10 वायर निकला होता, यहाँ 2 वायर है, 10 वायर निकला होता तो चार्ज 10 पार्ट में डिवाइड हो जाता। यानी जितना डिफरेंट पाथ होगा चार्ज अपने आप को उतने पार्ट में डिवाइड कर लेता है। सो in this combination in parallel combination क्या सेम होता है, चार्ज इज डिफरेंट across different capacitor, while voltage is same across, यानी जितने भी कैपेसिटर होंगे सब के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम, बट चार्ज का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो आप देखिए Q अमाउंट ऑफ चार्ज गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1 एंड Q2 में। और रूल ये होता है कि जितना चार्ज किसी बैटरी या किसी सोर्स से बाहर निकलता है उतना ही चार्ज इन भी होता है। इसका मतलब है कि Q ही क्या हुआ, Q1 और Q2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो कंजर्वेशन से कर ले, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, तो जनरली क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, यानी इन दोनों कैपेसिटर को हटा करके अगर एक कैपेसिटर यूज करना हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CV। अगर मैं यहाँ Q1 लिखूं तो क्या आएगा, C1V, क्योंकि वोल्टेज तो C1 के क्रॉस भी V है। सिमिलरली यहाँ लिखूं मैं Q2 तो ये कितना हो जाएगा, C2V, बिकॉज C2 भी वोल्टेज सेम है बट कैपेसिटेंस जो है आपका वो डिफरेंट है। तो अब इस वाले इक्वेशन को 1 मान लीजिए। अब Q1 Q2 का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, ठीक है। सो Q का वैल्यू आपका C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1V प्लस C2V, सो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर दोनों कैपेसिटर को हटा करके अगर एक कैपेसिटर का यूज करना है तो उन दोनों कैपेसिटर को ऐड कर दीजिए, जितना है उसके बदले में एक कैपेसिटर आप यूज कर सकते हैं। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, डायरेक्टली उन दोनों के सम के बराबर। अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड होता, यानी इफ
there are n capacitor is connected in पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, ठीक है, C1 प्लस C2 डॉट डॉट Cn। ये पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब हुआ कि पैरेलल में जितने भी कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, उस सब को डायरेक्टली सम कर दीजिए तो उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा, ठीक है। सीरीज और पैरेलल सॉल्व करने के पीछे रीजन ये होता है कि मान लीजिए अभी ये सर्किट बड़ा है, C1 C2 दो लगाना पड़ा है, अब यहाँ पे दोनों के सम के बराबर एक कैपेसिटर यूज कर दीजिए तो सर्किट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सर्किट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो फाइंड करते हैं, ठीक है। इस सब का जो न्यूमेरिकल है वो एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी हम थियोरी पार्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब कैपेसिटर कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर जो है वो चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, यानी चार्ज को फ्लो करवाता है, ठीक है, बैकअप प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में चार्ज भी स्टोर होना चाहिए। सो वी विल स्टडी द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी stored between plates of capacitor, ठीक है। तो पहले एज्यूम कीजिए कि कैपेसिटर का दो प्लेट है, ठीक है, जिसके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं D, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एंड इनिशियली दोनों प्लेट पे चार्ज नहीं था, ठीक है, इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन एनी प्लेट, ओके। नाउ अब हम किसी प्लेट पे चार्ज रखना स्टार्ट करते हैं तो चार्ज पहले किस टाइप से रखते हैं, निगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और पॉजिटिव अपने पास होता नहीं है, हम किसी पर्टिकुलर चार्ज को डायरेक्टली पॉजिटिव कर दें। तो फर्स्ट एज्यूम करते हैं इनिशियली दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, फिर बाद में हमने क्या किया कि निगेटिव प्लेट पे, ओके, माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस कर दिया, ओके। नाउ अब इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब अपने को कैपेसिटर में एनर्जी आता क्यों है, या एनर्जी क्या कहाँ स्टोर होता है, तो कैपेसिटर में एक प्लेट होता है पॉजिटिव, एक प्लेट होता है निगेटिव। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर होता है, ठीक है। आगे हम मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे आपका इंडक्टर, तो वहां पे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो अभी माइनस की अमाउंट ऑफ चार्ज है, अब अपने को सेम प्लस की अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ करना है, तो अपने आप अचानक से प्लस की तो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। तो एज्यूम करते हैं कि यहां से dq अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हमने ट्रांसफर किया एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे। अब ऐसी बात है, चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज अगर dq ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ dq अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले हमने निगेटिव पे चार्ज क्यों रखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना इजी होता है, ठीक है। तो प्लेट पे हमने माइनस की अमाउंट ऑफ चार्ज रखा, ठीक है। फिर अब इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करना है तो चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक मूव, dq अमाउंट ऑफ चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालेंगे। तो इन कैपेसिटर एनर्जी इज stored in इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो होता कहाँ है, बिटवीन
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि इनिशियली जो है वो कोई उस पर चार्ज नहीं है, ठीक है। सो और ये कैपेसिटिव एनर्जी आता कहाँ है? सो दी वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू another plate is stored as, ठीक है, stored as energy of कैपेसिटर। यानी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जो चार्ज को हम मूव करते हैं वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर स्टोर हो जाता है, एज अ, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इनिशियल हम क्या एज्यूम करते हैं कि इस दोनों पे चार्ज नहीं है, फिर हमने एक को क्या किया, नेगेटिव चार्ज किया, और दूसरे को उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज करना है। बट हमने पहले क्या किया, बिट बाय बिट जो है चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। तो हमने dq अमाउंट ऑफ चार्ज मूव किया, तो देखते हैं वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। लेट इनिशियली there is no charge on one plate, किसी एक प्लेट पे जो इस पे कोई चार्ज नहीं है, ओके। no charge on one plate. Now the work done to move dq amount of charge, ठीक है, from one plate to another। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को हमने मूव किया है, तो वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल। तो हम लिखते इसको dw इक्वल टू v इंटू डी क्यू। हमने पढ़ा था वर्क डन और पोटेंशियल में रिलेशन, v था क्या, w बाई क्यू। तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू v इंटू डेल्टा क्यू। व्हाट इज v? v दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटर का जो दो प्लेट्स होते हैं उसके बीच का पोटेंशियल आपका v, और ये होता कितना है, ठीक है। सो इफ c इज capacitance of capacitor and q is amount of charge on plates of कैपेसिटर, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू क्या था, q बाय c, ओके। v इज इक्वल टू q बाय c। सो हम पहले क्या करेंगे, इसमें वैल्यू उठा करके, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ओके। सो नाउ थ्योरी पोर्शन तो एज इट इज डायग्राम को देख करके लिखते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है। सो dw वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू q अपॉन c इंटू dq, ओके। नाउ the work done to maintain q amount of चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पहले हमने क्या किया, dq अमाउंट ऐड करते जाएंगे, एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, ये जितना इस पे नेगेटिव चार्ज है एज इट इज सेम अमाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो क्या करना पड़ेगा, अपने को वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर दीजिए
Q बाई सी डी क्यू। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था 0, बाद में चार्ज कितना हो गया Q, तो डी डब्ल्यू से इंटीग्रेशन से डी हट जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है Q डी क्यू फ्रॉम 0 टू Q। ओके, नाउ W इज इक्वल टू 1 बाई सी, Q डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है आपका Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। सो वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई सी, अगर Q रखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। सो W का वैल्यू हो जाएगा आपका अगर Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल Q एज्यूम करोगे तो यहाँ पे कैपिटल Q आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्मॉल Q रखो या कैपिटल Q रखो। नाउ ये तो आपका निकला है क्या, वर्क डन। अब एक टर्म लिखना पड़ता है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी between the plates of capacitor. So U is equal to Q square upon 2C. This is the energy stored between the plates of capacitor. ये एक फॉर्म है। अगर मान लीजिए फॉर एज्यूम कि चार्ज और कैपेसिटर इसमें से कोई एक चीज नहीं दिया हुआ है, तो हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो देखिए एक फॉर्मूला ये आ गया एनर्जी का, इफ या ऐसे भी कर सकते हैं, वी नो डैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, तो U का वैल्यू कितना आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 Q अपॉन V। ओके, यहाँ से एक Q से एक Q कैंसिल होगा, V ऊपर चला जाएगा, तो U का फॉर्मूला कितना आ जाएगा QV बाई 2। सो अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ है और कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो आप U इक्वल टू QV अपॉन 2 इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ सपोज कि कैपेसिटर दिया है, चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो फिर से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सिंस Q इक्वल टू होता है आपका CV, तो आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला रख दो, तो कितना हो जाएगा U इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाफ CV स्क्वायर। ये भी निकल गया कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तीनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा जो है आपके पास में दिया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसका यूज करते हैं। ओके, so this is the energy stored between the plates of capacitor. Now we will discuss about energy density. ये था आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी stored between the plates of capacitor. एनर्जी डेंसिटी, अब जैसे लगते हैं मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लाइक द सेम एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी डेंसिटी। ओके, ये आपका एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ विल डिस्कस अबाउट एनर्जी डेंसिटी। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट टॉपिक बिकॉज वेन डी ग्राफ जनरेटर भी है, बट वो सिलेबस में नहीं है, बट इंट्रो में उसका आपको कर दूंगा कि एक्चुअली वेन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है वो आपका होता क्या है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो एनर्जी होता है डिवाइडेड, एज्यूम कीजिए कि कैपेसिटर का प्लेट का एरिया ए है, दैट इज ए प्लस क्यू बोल सकते हैं, और यहाँ माइनस क्यू बोलिए, द सेपरेशन बिटवीन द डी, एरिया ऑफ द प्लेट ए एंड डी इज द सेपरेशन।
चलो डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मीन. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मीन्स energy stored in electric field, energy stored in electric field per unit volume of कैपेसिटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर. अच्छा, प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर, जो प्लेट का जो एरिया है वो ए है और सेपरेशन बिटवीन कितना है डी. सो इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू लेंथ. अगर इसकी बात करो, एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एरिया इनटू डी. एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है. कैसे, आप बोलते हैं एल क्रॉस बी क्रॉस एच. ठीक है, अगर ये क्या हो गया आपका एरिया, तो एरिया क्रॉस हाइट, ये 3D में होता है. और अगर क्यू क्यूबॉइड की बात करो, एल क्रॉस एल, तो ये हो गया आपका एरिया इनटू लेंथ, क्या होता है वॉल्यूम. ओके, सो इस कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा V. ठीक है, लेट A इज एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ capacitor, is area of plates of capacitor, and D is separation between plates. So volume of capacitor, volume of capacitor V का वैल्यू होगा A इंटू डी. अब एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी निकालने का दो तरीका है. ठीक है, एक एनसीईआरटी में दिया है, एक दूसरा तरीका भी होता है. तो फर्स्ट हम एनसीईआरटी के मेथड से करेंगे एंड देन आफ्टर इसी को हम छोटा मेथड से भी करेंगे. तो जो एनसीईआरटी का एग्जाम, जो आपके बोर्ड का एग्जाम है, उसमें तो आप एनसीईआरटी मेथड लिखना, बट कभी बाय द वे अगर मान लो डेंसिटी का फॉर्मूला भूल जाओ तो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो. ठीक है, कोई इशू नहीं. नाउ V इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. अब अभी हमने क्या दिखाया है, एनर्जी कितना होता है, V know that the energy stored between the plates of कैपेसिटर. अभी U का वैल्यू कितना निकाला था, दैट इज U इक्वल टू, अगर मान Q चार्ज है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C. बहुत सारा फॉर्मूला था, इसमें से मेन जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो Q स्क्वायर अपॉन 2C. नाउ C का वैल्यू क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने निकाला था. एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए. तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, सिग्मा ए. वेरी गुड. अब सी और क्यू का वैल्यू क्या कीजिए, इन दोनों का वैल्यू इसमें प्लेस कर देना है. ठीक है, आप चाहो तो इसको एक इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ऐसा लिख दीजिए, putting value of C and Q in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करने से वैल्यू क्या आएगा. ये आपका जस्ट थ्योरी था, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जो इसका डेरिवेशन है वो यहाँ पे लिख सकूँ. तो देखिए, इन दोनों का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो U का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर है, तो Q के बदले में क्या आएगा, सिग्मा ए, यानी सिग्मा ए का होल स्क्वायर अपॉन 2. और C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो U इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर, और ये D ऊपर चला जाएगा, D
ओके, और अपॉन में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, नाउ अब क्या कीजिए, इसको ऊपर नीचे सिग्मा स्क्वायर, अब यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर ए डी था ही, मैं ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, तो u इक्वल टू 1/2, इसको क्या ले सकते हैं हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर ए डी, यहाँ पर हमने क्या किया एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आपको याद हो तो सिंस E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बदले में क्या लिखेंगे E, तो U का वैल्यू कितना आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाफ E स्क्वायर ए डी, ये निकल गया। नाउ ए डी क्या था वॉल्यूम, तो मैं क्या करता हूं, अभी तो आपने एनर्जी निकाला, एनर्जी डेंसिटी नहीं, U इज एनर्जी, इट इज नॉट एनर्जी डेंसिटी, तो नाउ U अपॉन ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, सिंस ए डी का वैल्यू क्या था V, दैट इज वॉल्यूम, so U upon V equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है मास डेंसिटी, लाइक द सेम, so U upon V is known as एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं इससे U रो से, तो U रो का वैल्यू कितना निकल गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। नाउ अगर दो कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करके रखता, ये था बिना डाइलेक्ट्रिक का, एयर के बीच में रखा था, इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम, यानी इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant K, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता बीच में, तो बता सकते हैं कि इसका जितना टाइम रहेगा उतना टाइम आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, यानी U रो का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यानी अगर आपको डायरेक्टली पता हो तो डायरेक्टली सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी जितना होता है उसको हम यूनिट सॉरी एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये यहाँ कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक जो है दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर, बट एक्चुअली में वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो किसी भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वेन डी ग्राफ जनरेटर ना एनसीईआरटी का सिलेबस में है, जो बोर्ड है उसमें, ना ही गुजरात बोर्ड के सिलेबस में, ओके। तो हम क्या करते हैं कि मैं पहले इंट्रो कर देता हूँ कि एक्चुअली वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है, ठीक है, एंड डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है। सो ये यहाँ कंप्लीट हो गया। नाउ वेन डी ग्राफ, एक साइंटिस्ट था दैट कंस्ट्रक्ट, उन्होंने एक ऐसा जनरेटर कंस्ट्रक्ट किया जो अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 लाख का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता था, यानी अप टू फ्यू मिलियंस, इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस कर सकता है कौन, वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करके करते क्या है, तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करके एक्चुअली हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आएगा कि चार्ज को एक्सेलरेट क्यों करते हैं,
तो पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, ये कैसा जनरेटर है? इट इज अ machine which can produce the potential difference, which can produce a potential difference up to few millions में जनरली ये 8 to 10 lakh वोल्ट, इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। नाउ इस लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का यूज कहाँ होता है? दिस लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू accelerate the charge particle। जो चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, एटसेट्रा, इस सबको एक्सेलरेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन होता है कि इस सबको एक्सेलरेट करके बेसिकली हम करते क्या? तो ये जो हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं उसको न्यूक्लियस से होकर के क्रॉस करवाया जाता है। जैसे आपको न्यूक्लियर विड्थ पता करना, न्यूक्लियर का रेडियस पता करना है, तो उसमें इसका हेल्प किया जाता है। बिकॉज न्यूक्लियस इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप किसी मेजरमेंट टेप से उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ से हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस में जो चार्ज है पॉजिटिव उसको रिपेल ही कर देगा। तो हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो क्रॉस करते हैं और यहाँ से बाहर निकलता है। अब जितना टाइम तक इधर रहता है उस टाइम को मेजर कर लेते हैं, और जनरली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसका स्पीड जो होता है बहुत लार्ज है, अप्रॉक्सीमेट लाइट के स्पीड में होता है, तो उसके हेल्प से वो विड्थ पता कर लेता है। सो दिस हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये क्या न्यूक्लियर फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस highly accelerated charge particle is used to study the nuclear distance, और इसका यूज किया जाता है टू मेजर स्टडी न्यूक्लियर डिस्टेंस और न्यूक्लियर फेनोमेना। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये जनरेटर होता किस टाइप का है और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट वो कैसे करता है। ओके, सो इस इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो घर में नहीं यूज़ कर सकते इलेक्ट्रिक जनरेटर के फॉर्म में, कि घर में लाइट जलाते हैं तो इतना ज़्यादा जो होता है ना पोटेंशियल जो होते हैं वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो घर में इस सब का यूज़ नहीं करते हैं। जनरली चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए हम यूज़ किया जाते हैं इसको। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक जो वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है उसका डिज़ाइन कैसा होता है। ठीक है, एक्चुअली में इसके बेसिक प्रिंसिपल भी है लेकिन एक्चुअली ये अपने में इंक्लूड है नहीं, दैट्स वाई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डायग्राम देख लेते हैं ये कैसा होता है। ये वैन डी ग्राफ जनरेटर में एक बड़ा सा मेटालिक स्फीयर होता है। ओके, ये एक मेटालिक स्फीयर है। इस मेटालिक स्फीयर को इंसुलेटेड स्टैंड, मतलब वुडन स्टैंड हो सकता है, उस पर क्या कर देते हैं, ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड स्टैंड, जनरली वुडन ब्लॉक का बना होता है।
इस ये आपका क्या है, दिस इज मेटालिक स्फीयर, ओके। इसके सेंटर पे लगा होता आपका पुल्ली, पुल्ली समझते हैं ना, जिसपे कोई चीज घूम, जैसे वेल वगैरह कुएं वगैरह में पानी खींचने के लिए यूज करते हैं पुल्ली, 11th में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आया होगा, ठीक है। और नीचे भी एक पुल्ली लगा होता है, ठीक है। और इन दोनों पुल्ली पे एक बेल्ट लगा होता है, जो इन दोनों पुल्ली को क्या करता है, आपको रोटेट करता रहता है, ठीक है। ये पुल्ली फिक्स होता है और ये पुल्ली जो है, ये आपका जो बेल्ट है वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, ठीक है। ये जो बेल्ट होता है ये भी इंसुलेटिंग बेल्ट होता है, मतलब ये कंडक्टर नहीं होता है। जो कंडक्टर होता है क्या होता है कि कोई भी चार्ज यहाँ रखो तो पूरे सरफेस से फैल जाएगा, लेकिन इंसुलेटर क्या होता है, जहाँ आप चार्ज रखोगे वो चार्ज एज इट इज वहां रहेगा, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे होता है आपका, दिस इज कॉल्ड मेटालिक ब्रश, इसको बोलते हैं हम मेटालिक ब्रश। यहाँ होता है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब का काम क्या होता है, चार्ज को, ठीक है, आयनाइज होकर के चार्ज को ट्रांसफर करना। डिस्चार्ज ट्यूब में बेसिकली क्या होते हैं, गैस के आयंस होते हैं, उस जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, तो उसको आप किसी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब से कनेक्टेड होता है आपका ये मेटालिक ब्रश। उसके कारण से होता क्या है कि इसमें जो चार्ज है, वो चार्ज जो होता है वो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेल्ट पे इकट्ठा हो जाता है और बेल्ट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। तो जो चार्ज यहाँ पे है वो चार्ज धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, मूव नहीं करेगा अपने आप, बेल्ट मूव कर रहा है। तो ये जो चार्ज है वो बेल्ट के थ्रू क्या होगा, और ये पूरा फैलेगा भी नहीं क्योंकि इंसुलेटिंग है। यहाँ पे अगेन एक दूसरा मेटालिक ब्रश होता है, दिस इज ऑल्सो अ मेटालिक ब्रश। तो जो चार्ज यहाँ पे आया वो चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे फिर यहाँ पे होते हुए ये चार्ज जो है ये बेसिकली बड़े वाले जो मेटालिक स्फीयर है उस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यानी ये बहुत बड़ा होता है, ये घर के बराबर इतना होता है, इतना बड़ा मेटालिक स्फीयर होता है, ठीक है। तो ये जितना भी आप पॉजिटिव चार्ज दोगे इस वाले सेंटर पे, वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो गया, ऊपर में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना चार्ज रह गया, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे हाईली पॉजिटिव और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 0, एक पे 0 और ये हाईली पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वेरी लार्ज। और जो मेटालिक स्फीयर है, तो मेटालिक स्फीयर पे चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ एक्सेस अमाउंट में चार्ज है और यहाँ पे चार्ज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि बड़े मेटालिक स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये वाला पोर्शन तो क्या होगा, नेग्लिजिबल ही होगा। तो ये चार्ज पहले यहाँ डिपॉजिट हुआ, फिर बेल्ट मूव कर रहा है तो बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता है, फिर यहाँ मेटल मिला तो उस मेटल के थ्रू क्या होता है, सरफेस पे चला गया और ये सरफेस पे धीरे धीरे क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ मेटालिक ब्रश का इसलिए यूज़ करते हैं कि चार्ज कोई भी छूट के बाहर निकले ना। मेटालिक ब्रश से बहुत सारे लगा तो कोई भी मेटल टच हो गया तो सीधे चार्ज जो है आपका सरफेस चला जाएगा। तो धीरे 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 करके इस बड़े वाले सरफेस पर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है आपका वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके रेस्पेक्ट में निगेटिव चार्ज हो गया, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक्सेस हाई हो जाएगा। बस इसी पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया जाता है चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए। इसके बीच में कोई डिवाइस रख दीजिए तो चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। बीच में कोई न्यूक्लियर पार्टिकल रख दीजिए, और ये बहुत बड़ा होता है, ये डायग्राम ऐसे देखने में छोटा होता है, लेकिन ये जो डिवाइसेस होते हैं समझिए कि 2 फ्लोर घर के बराबर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो बेसिकली होता है, दैट इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, ओनली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स को नहीं, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर स्टडी में न्यूट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा आपका
यूज़ किया जाता है, उसके लिए भी हम पढ़ेंगे एक डिवाइस, मैग्नेटिक चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ बेसिकली बहुत लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 8 to 10 लाख वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया था। आप सोचिए कि हमारे जो नॉर्मल बैटरी होती है 1.5 वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट के भी आते हैं, ठीक है, 5 वोल्ट का भी आता है, तो वो यूज़ करते तो इतना करंट फ्लो करता है। और अगर मान लीजिए 8 लाख वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे तो अगर करंट फ्लो करवाना तो कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन ये जो होता है वो घर में करंट फ्लो करने के लिए यूज़ नहीं, बेसिकली चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये था ओवरऑल एनसीईआरटी का पूरा फुल थ्योरी, ठीक है। ये चैप्टर 5 में कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आएगा इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट इसके बाद जेडब्ल्यू के पूरे लेक्चर्स आएंगे जो अप्रॉक्सीमेट इससे भी ज़्यादा है, जितना एनसीईआरटी आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा भी एनसीईआरटी का जो जेडब्ल्यू का लेक्चर होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे एंड वो जो होंगे उसमें बहुत सारे इसके फॉर्मूले भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये रहा अप टू थियरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वो उसके बाद में जेडब्ल्यू का लेक्चर करेंगे। ओके, सो ये जो लेक्चर था ये चैप्टर का ये चैप्टर इस लेक्चर में आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, फुल चैप्टर सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूस वे में आप रिवाइज करो। तो एक तो आप ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल होते हैं आप लोगों के पास जिनको मैं भेजता हूँ, और जिनके पास नोट्स नहीं है उसे मोस्ट पोर्शन मैं इस पर लिखता हूँ, तो आप इसको वीडियो लेक्चर देख करके भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग एनसीईआरटी का लगभग एक लाइन बाय लाइन जो थियोरी है वो इस लेक्चर्स में, सारे लेक्चर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। और उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो आपका प्योरली कंपटीशन बेस्ड लेक्चर होगा। ओके, जो जेडब्ल्यू एडवांस एंड जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर्मूले आएंगे जो बहुत सारे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला पता है, आपको डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करो, सॉल्व हो जाएगा। ओके।